नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स का। आज हम क्लास नंबर 12 करने वाले हैं। 45 दिन का टारगेट है। कल क्लास नहीं मिली थी, सॉरी उसके लिए। और देखो, संडे को मैं मैराथन क्लास का सोच रहा हूँ, क्या कहते हो आप लोग? ठीक। और ध्यान रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहो। और मैराथन क्लास यहाँ पर होगी, अनअकैडमी पे होगी आपके एसएससी जीडी यूपीएससी एग्जाम के लिए। वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से पता चलेगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। और टेलीग्राम ग्रुप में इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। ठीक है। अभी जीके एंड करंट अफेयर्स चल रहा है। नेक्स्ट वीक से, मंडे से ही हम आपकी बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी पे 17 नवंबर से कुछ नए बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनको आप एनरोल कर सकते हो। आपके नेक्स्ट ईयर की अगर जो टारगेट है आपका नेक्स्ट ईयर एसएससी एग्जाम्स, तो इसका एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कौन कौन से बैचेस है? अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 नवंबर से। सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए 17 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए 17 नवंबर से। सीईटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेगा 17 नवंबर से। ये वाला बैच मुझे खुद बेहतरीन लगता है। ठीक है, तो इसको भी एनरोल करो। देखो भाई, जिनको भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, ठीक है, तो आप एकदम बेझिझक बाई करो। 10% का डिस्काउंट मिल रहा है गुरु टिप्स कोड यूज करके। अभी आपको 4 मंथ का एडिशनल भी मिल रहा है। और अगर जो थोड़े बहुत पैसे की दिक्कत हो रही है भाई, तो मुझे बताओ ना, तो आप एकदम लीजिए, बेफिक्र होकर लीजिए। ठीक है, तो कमेंट करके बता सकते हो कि जो थोड़ा सा भी सोचा आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने को। ठीक, इसके अलावा टीम फोनिक्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए। ऐप पे ही आपको बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे डाउट एंड सॉल्यूशन का फीचर है। यहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला, जो 1 ईयर का लेते हो। 8 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलने वाला अगर जो 2 ईयर का लेते हो। इसके अलावा अभी अनअकैडमी के ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, आप देख सकते हो, जिनको आप देख सकते हो ऐप पे ही। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई गई है, फ्री एंड प्लस वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए, तो इसको भी आप दे सकते हो। और मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है एवरी संडे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गुरु टिप्स कोड यूज करो और एनरोल कर लो, इसमें पार्टिसिपेट करो। अगर जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आपको इसमें भी मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप साथ में 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका। इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए भाई शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने? इसका आंसर क्या होगा? एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष, इसका आंसर बताइए क्या होगा? एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर क्या होगा? तो एशियाई, माफ कीजिए, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन क्यों बड़ा दिख रहा है, जूम दिख रहा है। तो एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष की बात करें, ये बने हैं साइरस पोचा। ऑप्शन नंबर 1 साइरस पोचा। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। एएसएफ बोलते हैं, ठीक, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन। अब इसमें बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कोलालमपुर। कोलालमपुर कहां पे है? मलेशिया में पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। ठीक, और ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष भी याद रखिएगा, उपाध्यक्ष भारत के हैं साइरस पोचा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है? आपके अध्यक्ष डेविड लुई। डेविड लुई इसके अध्यक्ष है, डेविड लुई, ठीक, अध्यक्ष हैं। और अगर जो बात करें डेविड लुई किस कंट्री से आते हैं, तो ये आते हैं हांगकांग से, हांगकांग से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और साइरस पोचा याद रखिएगा, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इसके पहले मिल चुका है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी साइरस पोचा को मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में आयोजित किया गया? भारत और किस देश के मध्य सूर्य किरण। आप एवरेस्ट, आप बचपन में छोटे छोटे थे, पहाड़ बनाते थे ना, पहाड़ पे बनाते थे, जब भी पहाड़ बनाते थे तो आपके दिमाग में आता था नेपाल में एवरेस्ट। और आप पहाड़ बनाते बनाते बीच में आप सूरज भगवान भी बना देते थे, सूर्य किरण निकाल दिया। तो ये सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 207 पदक जीतकर चीन पहले स्थान पर रहा। भारत 19 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? यानी कि भारत की रैंकिंग आपसे पूछ रहा है। देखो, टोक्यो ओलंपिक पूछे तो भारत की रैंक 48 थी। टोक्यो पैरालंपिक पूछे तो बटे 2 कर दो, यानी कि 24 रैंक थी। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे और भारत 24 रैंक था। 5 गोल्ड मेडल के साथ भारत यहाँ पे 24वें रैंक पे रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। डूरंड कप के 130वें संस्करण की शुरुआत हाल ही में कहां हुई? डूरंड कप के 130वें संस्करण की शुरुआत हाल ही में कहां हुई? तो ये हुई थी कोलकाता में, बंगाल की कैपिटल कोलकाता में हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डूरंड कप याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना किस खेल का टूर्नामेंट है? फुटबॉल का। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो आप याद रखिएगा डूरंड कप।
130वें संस्करण की शुरुआत कहां पे हुई? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। 5 की बात करें, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई? क्या आंसर होगा? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? ये की गई निर्मला सीतारमन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमन। 6 की बात करें, नो योर राइट एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ। नो योर राइट एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक बुक जो है, इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के कोई एक लेखक नहीं है, इसे एंजेलिना जोली और गोल्डन वॉन ब्यूरो इन दोनों ने मिलकर लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। क्या बुक का नाम? नो योर राइट एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ। ए रूड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए रूड लाइफ। हु हैज रिटन द बुक ऑफ ए रूड लाइफ? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है प्रियंका मेहरा, ऑप्शन बी वीर सांघवी, ऑप्शन सी मनीषा ठकराल, ऑप्शन सी डी प्रांजल कुमार। तो रूड लाइफ बुक के लेखक है वीर सांघवी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर को वीर सांघवी। ठीक, चलिए 8 की बात करें, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी पर ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। भाई पढ़ाई मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ये ड्रीम 11 भी तो ऑनलाइन जुआ ही है। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं, वर्तमान की कंडीशन में बता रहा हूं। ठीक, तो किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो यह की कर्नाटका की सरकार ने। बहुत अच्छा कदम है, ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए राइट आंसर होगा, कर्नाटका। कर्नाटका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश हाल ही में कौन बना? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश की बात करें, यह है भारत, इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। 10 की बात करें, डच ग्रैंड प्रिक्स F1, F1 मतलब फॉर्मूला 1 रेस 2021 हाल ही में किसने जीती? डच ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2021 हाल ही में किसने जीती? तो ये है मैक्स वर्स्पन ने, ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्पन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सिंधु जल समझौता ये किस वर्ष हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज द इंदुज वाटर ट्रीटी साइंड? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ एक समझौता है। भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ एक समझौता है, सिंधु जल समझौता। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था भाई? कुछ नदियां भारत से पाकिस्तान में जाती हैं, कुछ पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान में जाती हैं। तो इनमें ये होता है भाई, भारत अगर जो पूरे पानी को रोक लेगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें हो रही थी। ठीक, तो सिंधु जल समझौता की बात करें, सबसे पहले याद रखिए 1960 में हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य एक जल समझौता है, जिसमें यह कहा गया था कि रावी, व्यास और सतलज, ये जो 3 नदियां है ना, इन पर भारत का पूरा हक, इनके पानी पर भारत का पूरा हक होगा। भारत का पूरा हक का मतलब क्या हुआ भाई? क्या और पे पूरा हक नहीं होगा? हक होगा, देखिए इस पे पूरा ये हो गया कि भारत चाहे इस पे डैम बना सकता है, भारत चाहे इसके पानी को रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन रुको, लेकिन झेलम, चिनाब और रावी, झेलम, चिनाब और सिंधु, माफ कीजिएगा, झेलम, चिनाब और सिंधु की बात करें, इनको बिना रुकाव जाने देगा। क्या भारत इनको छुएगा नहीं? पानी नहीं छुएगा ऐसा नहीं है, इनका उपयोग करेगा बिना रुके का मतलब क्या होता है? रुकावट क्या होता है भाई? हम बीच में डैम बनाएंगे तो पानी को रोकेंगे ना, पानी को रोकेंगे ना। तो इस पे आप भारत कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, चलिए तो यहां पे हो जाएगा 1960 में सिंधु जल ट्रीटी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कांडला पोर्ट? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। 13 की बात करें, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना की बात करें, ये आपका झेलम नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी झेलम। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? बताइए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? अच्छा क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पे बताइए? ये आपका स्थित है आसाम में। ठीक है, आसाम में विश्व का सॉरी माफ करिए, मणिपुर में है, मणिपुर में। ठीक, इसका नाम है केबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकृत की कुल कितनी इकाइयां बनाई गई? कैरोलस लिनियस द्वारा वर्गीकृत की कुल कितनी इकाइयां बनाई गई? चलिए कितने पढ़ते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को। ठीक, चलिए इन्होंने 5 चरणों में विभाजित किया। पहला कौन सा था? पहला था मोनेरा, मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, पादप, कवक और एनिमिलिया यानी कि जंतु। ये 5 कैटेगरी में बांटा था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति, जाति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में बात करें 17, मधुशाला किसकी कृति है? हुज वर्क इज द मधुशाला? मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई? सीधा साधा मधुशाला की बात करें, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अरे अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स ने किसने हत्या कर दी थी? इसका आंसर क्या होगा? Who shot dead जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 दिसंबर 1927? तो ये की थी भगत सिंह ने। भैया भगत सिंह ने कर दी सॉन्डर्स की हत्या, लेकिन भगत सिंह प्लान किसी और को मारने का बनाए थे कि हम इसको सॉन्डर्स को मारने का प्लान नहीं था, इनका मारने का था स्कॉट को, हम स्कॉट को मारेंगे। स्कॉट था सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, स्कॉट था सुपरिटेंडेंट। अब सुपरिटेंडेंट का भाई साइमन कमीशन जो आया था उसके विरोध हुआ था ना, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ था तो लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया था? इसी स्कॉट ने क्या किया था? लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था कि भैया जाओ जो साइमन कमीशन का विरोध करे उसके ऊपर लाठी चार्ज करो। लाठी चार्ज मतलब होता है लाठी को बैटरी से चार्ज नहीं करना होता बैटरी की तरह। लाठी चार्ज मतलब होता है लाठी चलाओ, भाजो, मारो। ठीक, तो लाठी चार्ज का आदेश दिया था स्कॉट ने, लेकिन लाठी चलाया किसने था? तो लाठी मारा था सैंडर्स ने। ठीक है, तो याद रखिएगा सैंडर्स ने मारा था। और इसके बाद यहाँ पे प्लान था सुप्रीडेंट को मारने का। भाई गए थे सुप्रीडेंट को मारने, लेकिन मिल गया कोई और, भाई सैंडर्स साथ में पड़ गए, तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी 17 दिसंबर 1927 को। चलिए भाई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो मिला। 19 की बात करें, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता की बात करें, ये महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच हुआ था। सॉरी महात्मा गांधी और पूना समझौता की बात करें, माफ कीजिए, पूना समझौता। जल्दीबाजी में गलतियां होती हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। पूना समझौता की बात करें, ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। ये हुआ था अहमदाबाद में जाओगे तो यहाँ पे एरवदा जेल था, अहमदाबाद की एरवदा जेल में हुआ था। ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर बीच अहमदाबाद के यरवदा जेल में। ठीक, चलिए आगे चले। गांधी जी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गांधी जी के क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में बने थे, ग्रुप डी में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 1917 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? सत्याग्रह 1917 की बात हो रही है। ठीक, देखो भाई गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? पूछा जाता क्वेश्चन, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? सत्याग्रह तो कौन सा था? आप कहोगे चंपारण बिहार था, चंपारण बिहार वाला गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये क्यों हुआ था भाई? ये नील की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने यहाँ पे पहला सत्याग्रह किया था। भाई नील की खेती, इसको 3 कठिया प्रणाली बोलते थे। 3 कठिया इसलिए क्योंकि अगर जो आपके पास जमीन है तो पूरे जमीन के 3/20 हिस्से पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। और नील की खेती, भैया नील की खेती कर लोगे ना तो आपकी जो जमीन होगी ना वो बंजर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो भैया किसान कतराते थे नील की खेती करने से, अंग्रेज कहते थे भाई करो, जबरदस्ती अनिवार्य कर दिया था। तो इस चक्कर में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया चंपारण बिहार में, भारत में। दूसरा सत्याग्रह किया खेड़ा में किया था। खेड़ा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता था। और ये टैक्स के विरोध में किया था, अंग्रेजों का जो टैक्स आता था उसके विरोध में किया था। और तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में किया था, अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक। और ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कहाँ थी? अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक में। ठीक, भूख हड़ताल थी, पहली भूख हड़ताल। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा भाई?
इसका आंसर क्या होगा? 1970 में महात्मा गांधी ने राज्य के खेड़ा, किस राज्य के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये गुजरात के खेड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, टैक्स के विरोध में हुआ था, ये टैक्स के विरोध में। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 21। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले कि कनाडा से मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति भारत लाई गई है, और उसके बारे में बात करेंगे तो 2-3 मिनट लग जाएगा, छोड़ो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मैं बता देता हूं कि वो जो मूर्ति लाई गई है वो भारत से चोरी होके गई थी, और भारत से ही किसी ने बेच दिया था, और वो चली गई थी फॉरेन, वो भारत वापस आई है और बनारस में स्थापित की जाएगी फिर से। ठीक, चलिए वाराणसी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इन्होंने कहा था। क्वेश्चन पूछता आपसे स्वराज शब्द की बात करें, ये किसकी देन है? तो ये दयानंद सरस्वती की देन है, दयानंद सरस्वती की देन है। ठीक, दयानंद सरस्वती की देन है स्वराज शब्द। ठीक, और स्वराज शब्द का प्रयोग आईएनसी ने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1906 में यूज किया था अपने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वेदों की लौटे बैक टू वेदास। क्वेश्चन कई बार मैंने पूछ लिया, कई बार आ गया आपका, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक, 1875 में इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, इन्होंने कहा बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, बुक्स भी पूछी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, इसके अलावा वेदाभाष्य, वेदाभाष्य एक बुक है। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप कैमरिन। ठीक, और वैसे अगर जो पूछे सुदूरता दक्षिणी बिंदु तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो आपका कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो ये सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा 1947 में सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा ये निर्धारित की गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। 25 की बात करें, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा यह है आपका बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। वैसे भारत की बात करें, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। ठीक, नेपाल के साथ सीमा बनाती है, इसके अलावा चीन के साथ, भूटान के साथ, ठीक, म्यांमार के साथ। इसके अलावा ये टोटल कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो ये इन देशों के साथ भारत सीमा बनाती है। ठीक, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लंबी है। 26 की बात करें, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भाई तैयार हुआ था अलग है, लागू हुआ था कब है अलग है। ठीक, तैयार हुआ था, तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ, ये दोनों अलग है। ठीक, चलिए तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो याद रखिएगा दोनों, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, संविधान दिवस कब मनाते हैं भाई? भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा ये 26 नवंबर, जिस दिन तैयार हुआ था ना, ये 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक, तो 26 नवंबर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी। 27 की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया, इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ या रूस। 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई भी सर्वोच्च नहीं है, भारत का संविधान जो है ना वो आपका सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें, गोबर गैस में क्या होता है? व्हाट डज गोबर गैस कंटेन? तो गोबर गैस में मीथेन होता है, मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं। ठीक, CH4 से, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली? पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। देखो प्लास्टिड जो होता है ना, इसमें सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड आपने पढ़ा होगा, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट,
एक तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इससे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट से कलर लेस हो, व्हाइट जो चीजें होती है वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता हो, जो ग्रीन होती है ना पौधे की पत्तियां, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसे किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं, किचन क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो प्लास्टिड इसका राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, ओंकोजन किसके लिए जिम्मेदार है? ओंकोजन, ओंकोजन की बात करें ये कैंसर के लिए जिम्मेदार है। एक क्वेश्चन आता है ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन कहता है? ओंकोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक, ओंकोलॉजी। 32 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? तो ये हो जाएगी हिपैरिन, हिपैरिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। किससे प्रोड्यूस होती है, किससे निकलती है? तो ये लीवर से निकलती है, लीवर से, ठीक है। चलिए फाइब्रोजन की बात करें, ये रक्त का थक्का जमा देता है, इसको ध्यान रखिएगा। 33 की बात करें, डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे। 34 की बात करें, किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। और याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 35, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, जर्मेनियम अर्धचालक की भांति प्रयोग होती है। वैसे सिलिकॉन होता है लेकिन जर्मेनियम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करिए 36, निम्नलिखित में से किन तत्वों की आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? मतलब जो आप पटाखा उड़ाकर फोड़ते हैं ना, ऊपर जाके हरा कलर लाल कलर हो जाता है, तो किन चीजों से होता है? तो ये होता है स्ट्रोंडियम, स्ट्रोडियम व बेरियम, ये दो तत्व होते हैं, इनसे होता है, ठीक। तो आपका हो जाएगा SR व BA, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का मैक्सिमम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, मार्च 2021 में भारत व किस अन्य देश के बीच दस्तलिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, ठीक। 2020 में पहली बार हुआ था, 2021 में दूसरी बार, और आयोजन स्थल था उत्तराखंड। चलिए बोहागु बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध? भाई बिहू आ जाए ना, बिहू, बिहू, बोहागु बिहू, कोई भी बिहू, बिहू आया तो आसाम, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक। और 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2021 क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें, बजरंग पूनिया थे, और ध्यान रखिएगा बजरंग पूनिया को कौन सा मेडल मिला था? इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये थे आज के जीके की क्लास के टोटल 40 क्वेश्चन, और आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो क्लास को लाइक करो भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जितना हो सके जल्दी से जल्दी, और चलिए मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।